फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो सबमरीन्स होती हैं उनके साथ कम्युनिकेशन कैसे होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो सकता है। हम कोशिश करेंगे इसे कम से कम टेक्निकल रखने की, ताकि जो टॉपिक है वो समझ में आए और आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो पहले के टाइम क्या होता था कि अगर किसी सबमरीन को ग्राउंड बेस्ड फैसिलिटी से कम्युनिकेट करना है या फिर किसी दूसरे शिप से कम्युनिकेट करना है तो उसे ऊपर आना पड़ता था, अपना पेरिस्कोप ऊपर करना पड़ता था, साथ में जो कम्युनिकेशन एंटीनास वगैरह हैं वो ऊपर करने पड़ते थे। और ये हाई फ्रिक्वेंसी, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो बैंड्स में कम्युनिकेशन हो पाता था। तो अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो हाई फ्रिक्वेंसी यूज़ होती थी, अगर विजुअल रेंज में है तो वेरी हाई फ्रिक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसीज यूज़ होती थी। तो सबमरीन की जो ताकत है वो स्टेल्थ में है, पानी के अंदर रहती हैं, जल्दी नज़र नहीं आती, ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। कम्युनिकेट करने के लिए अगर उन्हें ऊपर आना पड़ेगा तो इसका मतलब है वो अपने आप को रिवील कर रही हैं, और एक बार सबमरीन ने अपने आप को रिवील कर दिया तो ये एनिमी के लिए गोल्डन चांस होता है। वो सबमरीन को डिस्ट्रॉय करे या ना करे पर उस पर ट्रैक मेंटेन कर सकता है। तो ये जो तरीका है ये थोड़ा जोखिम भरा था। हमको एक ऐसे तरीके की तलाश थी जिसमें सबमरीन को पानी के ऊपर ना आना पड़े और उसके साथ कम्युनिकेशन भी हो जाए। तो कम्युनिकेट करने के लिए एक ऐसी फ्रीक्वेंसी चाहिए थी जो कि पानी को पेनिट्रेट करके सिग्नल को पहुंचा सके। तो वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होती है पेनिट्रेशन भी उतना ज़्यादा होता है और फ्रीक्वेंसी उतनी कम होती है। तो फिज़िक्स की भाषा में कहें, जो वेवलेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पेनिट्रेशन के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। तो जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा वेवलेंथ होगी और वो आराम से पेनिट्रेट कर पाएगी। तो उसके लिए हम आगे बढ़े VLF पे, यानी कि वेरी लो फ्रीक्वेंसी। तो ये जो वेरी लो फ्रीक्वेंसी यानी कि VLF फ्रीक्वेंसी है, इसके अपने फ़ायदे नुकसान हैं। ये ट्रैवल करती है अर्थ और आयनोस्फीयर के बीच में, और आयनोस्फीयर के साथ ये रिएक्ट करती हैं, इसलिए इनको कई बार यूज़ किया जाता है कई जियोग्राफिकल डेटा वगैरह निकालने के लिए। तो जो आयनोस्फीयर है वो आयनाइज पार्ट होता है अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर का, जो कि 48 किलोमीटर से लेकर 965 किलोमीटर तक जाता है। और जो VLF फ्रीक्वेंसी है वो इन्हें क्रॉस नहीं करती। एक और चीज़ आपको यहाँ पर बता दें कि जो सैटेलाइट से कम्युनिकेशन होती है वो सुपर हाई फ्रीक्वेंसी में होती है, यानी कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ काफ़ी कम होती है, और ये एक्स बैंड का पार्ट है। तो आपने सुना होगा कि जो एयरक्राफ्ट में रेडार वगैरह होते हैं वो एक्स बैंड की फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हैं, वो इसलिए ताकि वो किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराकर रिफ्लेक्ट बैक हो, क्योंकि अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो ये किसी ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट कर जाएगा। तो इसीलिए एक्स बैंड रेडार को यूज़ किया जाता है सिंथेटिक अपर्चर रेडार इमेजेस वगैरह निकालने के लिए। तो अब हम वापस आते हैं अपने VLF बैंड पे। तो जैसा कि हमने अभी तक जाना कि जो VLF फ्रीक्वेंसी है ये आयनोस्फीयर और अर्थ के बीच में ट्रैवल करती है। तो यहाँ पर जो वेव का पोलराइजेशन है वो वर्टिकल पोलराइजेशन है, और वर्टिकल पोलराइजेशन में आप ये चीज़ देखेंगे फिगर में कि जो इलेक्ट्रिकल लेंथ है वो जितनी कम होगी वेवलेंथ उतनी ज़्यादा होगी। तो जो इलेक्ट्रिकल लेंथ है वर्टिकल एंटीना रेडिएटर की, उसे कम रखने की कोशिश करी जाती है, पर इसकी वजह से जो एफिशिएंसी है वो भी कम हो जाती है। साथ में जो ग्राउंड लॉसेस हैं उनको कम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो कॉपर है वो एंटीना के नीचे ज़मीन के अंदर गाड़ा जाता है। तो यहाँ पर जो एंटीना हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। कम से कम आपको 300 मीटर ऊंचा एंटीना चाहिए, और उसके बाद भी जो एफिशिएंसी है वो आपको अगर 50% भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये जो VLF बैंड है ये ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते। तो ये वेव्स जब ट्रैवल करती हैं आयनोस्फीयर और अर्थ के बीच में, इसमें एटमॉस्फेरिक नॉइसेस भी ऐड हो जाती हैं। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है जो एटमॉस्फेरिक नॉइस है उसका लेवल भी बढ़ते जाता है। तो इनकी जो मैक्सिमम रेंज है जहाँ तक सिग्नल को पिकअप करके उससे कुछ मीनिंगफुल निकाला जा सके वो उतनी होगी जब VLF सिग्नल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम से कम 10 डेसिबल ज़्यादा हो एटमॉस्फेरिक नॉइसेस से। उसके बाद भी ये पानी के अंदर मुश्किल से 8 या 10 मीटर तक पेनिट्रेट कर पाती हैं। तो अगर कम्युनिकेट करने के लिए कोई सबमरीन 10 मीटर तक पानी के लेवल तक आती है, तब भी आजकल के सिस्टम इतने ज़्यादा एफिशिएंट हैं कि वो सबमरीन को पहचान सकते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो निकाला गया, और सबमरीन से एक वायर के थ्रू बॉय निकल कर बाहर आता है जो कि पानी के लेवल से 10 मीटर नीचे रहता है और सिग्नल को रिसीव करता है। तो ये VLF फ्रीक्वेंसी के साथ जो कम्युनिकेशन है वो ग्राउंड बेस्ड फैसिलिटी से ऐसे हो सकता है, पर इसकी भी एक रेंज है जैसा कि हमने डिस्कस किया।
कि जो एटमॉस्फेरिक नॉइस है वो अगर 10 डेसिबल का डिफरेंस मेंटेन नहीं करती है VLF सिग्नल फील्ड स्ट्रेंथ से, तो जो कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल नहीं है। तो लॉन्ग डिस्टेंस में कम्युनिकेशन के लिए जो तरीका निकाला गया है वो निकाला गया है कि एयरक्राफ्ट में ये जो VLF एंटीना है उनको माउंट करके सबमरीन से कम्युनिकेशन स्थापित किया जाए। तो नॉर्मली जो शोर बेस्ड फैसिलिटी होती है वहाँ से कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए आपको 1 मेगावाट की पावर चाहिए। यहाँ पर हम रेडिएशन पावर की बात कर रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि काफ़ी लंबे डिस्टेंस तक आपको जो रेडिएशन है वो फैलानी है। लेकिन अगर आप एयरक्राफ्ट से ये चीज़ करते हैं तो यहाँ पर जो रेडिएशन पावर की रिक्वायरमेंट है वो खाली 200 किलोवाट की है, क्योंकि आप सबमरीन के काफ़ी पास से सिग्नल भेज रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक वायर जो होता है वो एयरक्राफ्ट से पीछे लटकता रहता है। जैसे कि एयर टू एयर रिफिलिंग में प्रोब एंड ड्रोग कन्फिग्रेशन में जो ड्रोग है वो एयरक्राफ्ट के पीछे आराम से लटकता रहता है। तो ये जो वायर है इसकी जो इलेक्ट्रिकल लेंथ है वो डिपेंड करेगी कि क्या वेवलेंथ चाहिए, और ये जो इलेक्ट्रिकल लेंथ है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की, यानी कि अगर इलेक्ट्रिकल लेंथ ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी। तो यहाँ पर जो रेडिएशन एफिशिएंसी है वो ग्राउंड बेस्ड सिस्टम से थोड़ी बेटर होती है। तो इसी में हम बात कर लेते हैं टकामो या फिर डूम्सडे एयरक्राफ्ट के बारे में। तो टकामो का फुल फॉर्म है टेक चार्ज एंड मूव आउट। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये बनाया गया है कि अगर मान लीजिए अमेरिका पे न्यूक्लियर अटैक हो गया तो ये कम्युनिकेशन लिंक की तरह काम करेगा, जो कि नेशनल कमांड अथॉरिटी को ट्रायड स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन डिलीवरी सिस्टम से कम्युनिकेट करेगा, यानी कि एयर, ग्राउंड और अंडर द सी न्यूक्लियर डिलीवरी प्लेटफॉर्म से। तो इन एयरक्राफ्ट में जो VLF कम्युनिकेशन की फैसिलिटी है वो दी गई है, और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि एक वायर पीछे लटकता है जो कि VLF सिग्नल्स को भेजता है, वो इसमें दिया गया है। VLF फ्रीक्वेंसी की और बात करें तो ये एकमात्र ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो कि अगर न्यूक्लियर अटैक होता है तो ऑपरेशनल रहेगी। तो टकामो प्लेटफॉर्म से पहले एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्टिंग साइट्स को यूज़ किया जाता था। तो ये जो VLF और ELF फ्रीक्वेंसी है ये न्यूक्लियर अटैक के बाद भी काम करेंगी, और इवन ELF फ्रीक्वेंसीज को सबमरीन कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसीज हैं ये कैपेबल होती हैं पानी के अंदर करीबन 100 मीटर्स तक सिग्नल को पहुंचाने में, पर इनकी जो एफिशिएंसी होती है वो VLF से भी कम होती है। तो ELF फ्रीक्वेंसी की प्रॉपर रेडिएशन को जनरेट करने के लिए काफ़ी बड़ा एरिया चाहिए। इसके लिए जब एंटीना का डिज़ाइनिंग चल रहा था तो काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाया गया। शुरुआत में एक लूप का जो एंटीना है वो बनाने की कोशिश करी गई, पर उसका कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। फिर एक कॉन्सेप्ट आया कि हेलीकॉप्टर से वायर को नीचे लटकाकर कम्युनिकेशन करी जाए, पर वायर का वेट इतना ज़्यादा हो जाता कि हेलीकॉप्टर से ऑपरेट करने में परेशानी आती। फिर प्लान जो आया वो ये आया कि करीबन 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जो वायर्स हैं उनको बिछाकर और आपस में कनेक्ट करके लूप टाइप का बनाकर जो एंटीना है उसको बनाया जाए, पर वो भी लास्ट में रिजेक्ट कर दिया गया। फाइनली जो हॉरिजॉन्टल वायर एंटीना का कॉन्सेप्ट है उसको चूज़ किया गया। तो यहाँ पर जो वायर है उसको हॉरिजॉन्टली ज़मीन के अंदर गाड़ा जाता है एक एरे के रूप में, पर ज़मीन की जो कंडक्टिविटी है वो कम होनी चाहिए, और मेनली जो वायर के एंड्स होते हैं वहीं पर कंडक्टिविटी दी जाती है, बाकी इंसुलेटेड होते हैं। तो इन साइट्स का फ़ायदा ये है कि ये ऊपर से विजिबल नहीं होती, तो अटैक वगैरह के समय इनको थोड़ी प्रोटेक्शन मिल जाती है। साथ में ये पानी के काफ़ी नीचे तक कम्युनिकेट करने में सक्षम होती हैं, पर इनकी एफिशिएंसी उतनी ही ख़राब होती है। तो दुनिया में खाली 4 ही ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके पास खुद की ELF और VLF साइट्स हैं, जिसमें US, चाइना, रशिया और इंडिया शामिल है। तो इंडिया की जो VLF ELF साइट है वो INS कट्टाबोमन में है, जिसको अरिहंत क्लास की जो न्यूक्लियर सबमरीन है और अकुला क्लास की सबमरीन है उनसे कम्युनिकेट करने के लिए बनाया गया है। तो अभी भी सबमरीन कम्युनिकेशन को ईजी बनाने के लिए काम चल रहा है, जिसके लिए अमेरिका द्वारा अंडर वाटर मॉडम्स को टेस्ट किया जा रहा है, जहां पर ये जो मॉडम्स हैं वो रिले पॉइंट की तरह काम करेंगे और सिग्नल को भेजने का काम करेंगे दूसरी सबमरीन्स में। तो ये चीज़ अभी टेस्टिंग में चल रही है, और जहां तक है करीबन 28 किलोमीटर के गैप में ये मॉडम्स लगाए जाएंगे, और ये मिलिट्री और सिविल दोनों यूसेज के लिए होंगी। बाकी अब बात करें कि ये जो डिस्कशन है वो चालू कहाँ से हुआ, तो ये डिस्कशन चालू हुआ था ट्विटर पे, जहाँ पर इंडियन नेवी के बोइंग P-8 एयरक्राफ्ट में VLF एंटीना की तरह एक डिवाइस देखी गई थी, जो कि ऐसी जगह माउंट थी जहाँ पर इनमैट सेट का जो एंटीना है वो लगता है। तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए जो फ्रीक्वेंसी यूज़ करी जाती है वो सुपर हाई फ्रीक्वेंसी है, और VLF जो है वो वेरी लो फ्रीक्वेंसी है। तो ये दोनों साथ में होना थोड़ा अटपटा लगता है। साथ में VLF कम्युनिकेशन के लिए जो ट्रेलिंग एंटीना होता है
इसके बारे में पर्सनली हमें नॉलेज नहीं थी। अब उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करी तो चीज़ें पता लगी। बाकी एक्चुअल में जो बोइंग P8 में चीज़ देखी गई थी वो एक्चुअली VLF का ट्रेलिंग एंटीना नहीं था। ये एक स्टैटिक प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस थी जो कि प्रिसाइज फ्लाइट कैलिब्रेशन के लिए यूज़ करी जाती है। तो इसका जो क्रेडिट है वो हम देना चाहेंगे एक ट्विटर यूज़र हैं एस्टेटिन नाम से, जिन्होंने हमसे पहले ये चीज़ ढूंढी और हमको सेंड करी। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।